हेलो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। हम लोग जो है क्लास 10th के जो है मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर दिए हैं। 1.1 पिछले वीडियो में पूरी तरह से खत्म हो चुका था ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो नया एनसीईआरटी है उसमें क्वेश्चंस कम किए गए हैं, बढ़ाया नहीं गया है। तो अगर ओल्ड एनसीईआरटी अगर बना लेंगे तो न्यू एनसीईआरटी ऑटोमेटिकली पूरी तरह से कवर हो जाएगा। आज हम लोग 1.2 खत्म कर देंगे। 1.1 पिछले क्लास में हुआ, आज 1.2 पूरी तरह से पढ़ेंगे हम लोग। क्लास में ध्यान से समझेंगे और कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा, उसे आप लोग घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। क्लास के दौरान भी यदि बनाते समय जब हम क्वेश्चन सामने ला के सॉल्व कराएं तो उस समय वीडियो को रोक के आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, फिर बनाना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए फालतू समय नहीं गवाएंगे, स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहला टॉपिक है 1.2 में हमारा क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय इसे बोला जाता है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय यानी कि सबसे जो बेसिक थ्योरम है अंक गणित का, वो समझते हैं। वो क्या है, बोला जा रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन यूनिकली रिटेन एज कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में यूनिकली लिखा जा सकता है। कहने का मतलब देखिए इसमें क्या है, यहाँ समझते हैं। हम कंपोजिट नंबर दो तीन ले लेते हैं, जैसे कि एक 24 हो गया, 36 हो गया, 18, ये सब कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, इन कंपोजिट नंबर्स को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, चेंज करके हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। देखिए इसको हम 24 को कैसे लिख देंगे, 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक है, ये 24 हो गया। 24 को हम क्या लिख दिए, 2 का पावर 3 गुना 3। वैसे ही 36 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3। एक मिनट, 2 गुना 2 अगुना 3 ये हो जाएगा 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2। 2 गुना 3 गुना 3 ये हो गया आपका 2 गुना 3 का पावर 2। यहाँ पे देखिए तीनों संख्याएं, तीनों नंबर्स जो है वो कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या। तीनों कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। और इन तीनों संख्याओं को जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। देखिए ये भाज्य संख्या है, इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिए ना, और इसे भी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिए, और इसे भी। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर संख्या अलग होगा ना तो वो उसका यूनिक अभाज्य गुणनखंड आएगा। ये यूनिक है, दोनों में मैच तीनों में कोई नहीं कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 1, यहाँ 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, यानी कि सबका यूनिक अभाज्य गुणनखंड आएगा। यानी किसी भी भाज्य संख्या यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी यूनिकली, यानी हर एक नंबर का अलग अलग आएगा। यही था हमारा अंक गणित का आधारभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, प्रत्येक संयोजित या संयुक्त संख्या, संयुक्त मतलब भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या मतलब भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से लिखा जाता है। अद्वितीय रूप का मतलब हो गया कि एक का रूप दूसरे से मैच नहीं करेगा, अलग अलग होगा, कंप्लीटली अलग। ठीक है, अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। और क्रम को छोड़कर कहने का मतलब है कि उसमें जो है ना, यहाँ पे ये मैटर नहीं करेगा कि कौन आगे कौन पीछे है। ये दो दो इंटू 3 है ना, ये तो अगर हम 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करें तो इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, दोनों सेम है। यानी ऑर्डर पे ध्यान नहीं देना है, ऑर्डर को छोड़ दीजिए, ऑर्डर मैटर यहाँ पे नहीं करता है। ऑर्डर पे ध्यान ना भी दे फिर भी ये एक ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, सॉरी, ये और ये दोनों अलग हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग नंबर का जो है ना वो अलग आएगा, लेकिन अगर ऑर्डर इधर उधर करके देखिएगा तो वो बात बराबर है। कहने का मतलब ये है कि जैसे 6 के बारे में लिखिए तो 2 गुना 3 लिखिए या 3 गुना 2, इसे हम एक ही मानेंगे, ये दोनों एक ही हो गया। लेकिन ये 6 के बारे में था ना, 4 के बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 2। तो इसका क्रम उल्टा करके 2 गुना 2, तो आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ कहने का मतलब है कि आप इसको एक मानिए, इसको आगे कर दीजिए, इसको पीछे कर दीजिए, तो भी इसको वही मानिए, ये दूसरा संख्या नहीं मिला हमें। लेकिन अगर कोई अलग नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 2 ये एक अलग यूनिक मिला। ठीक है, यही है रूल किसका, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। बहुत इजी बात है, कोई बड़ा चीज है नहीं। इनका कहना है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है ना उसे प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यह है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल। अच्छा एक चीज और है, ये वाला एग्जाम्पल को समझने से पहले हम कुछ अपना एग्जाम्पल लेते हैं, वो बनाया जाए। क्वेश्चन ये रहेगा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपोजिट नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। दी गई संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। क्योंकि किया जा सकता है, कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे हमको आया 140 और एगो नंबर है हमारे पास 220। इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, दी गई संख्या नहीं, दी गई भाज्य संख्या, जो हमारे पास जो नंबर दिया रहेगा वो कैसा रहेगा, भाज्य संख्या। दी गई भाज्य संख्या, अगर भाज्य संख्या है तो उसे अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिख ही सकते हैं। यानी कि अगर दिया गया नंबर कंपोजिट नंबर है तो उसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और लिखेंगे भी। यहाँ पे देखिए कैसे, पहला का हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा 70, फिर 2 से 35, 5 से 7, 7 से ये हो गया 1, यानी 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। आ गया आंसर 2 के पावर 2 गुना 5 और गुना 7। ये किस रूप में आ गया, ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आ गया। यह एक भाज्य संख्या है जिसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर दिए। यह एक कंपोजिट नंबर है जिसे हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख दिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा हमें। तो ये तो हम बना दिए, तो क्या आप लोग इसको अपने से बना लोगे? बिल्कुल आप लोग पे विश्वास है, कुछ नहीं है इसमें, जान ही नहीं है, आप लोग बना सकते हो अपने से। ठीक है, ये बना लीजिएगा। तो देखिए यहां से हमें एक बात स्पष्ट हुआ कि कोई भी जो है कंपोजिट नंबर है उसे पक्का 100% गारंटी के साथ उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गया है, और हम प्रूफ भी कर देंगे। अगर कोई पक्का, अगर कोई कंपोजिट नंबर होगा ना तो उसे हम लिख के दिखा देंगे कि वो जो है प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे एक, कह रहा है ना कि आप सिद्ध कीजिए सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। दिखाइए कि जो नीचे लिया हुआ नंबर है ना दोनों, ये दोनों कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ये दिखाना है हमें। तो कंपोजिट नंबर दिखाने का क्या तरीका है, आप इसे बस दिखा दीजिए कि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा हुआ है तो कंपोजिट नंबर है। अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में हम लिख देंगे तो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। तो लिखने का कोशिश किया जाए। पहला क्वेश्चन, पहला पहला क्या है, 5 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, बीच में प्लस ना आ गया तब अभाज्य संख्या ही। अगर सब गुना में रहता तो ये ऑटोमेटिक हो जाता भाज्य संख्या, लेकिन हम दिखा देंगे, इसे दिखाना है कि ये भाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम जब इसे सॉल्यूशन करेंगे तो इसे लिख सकते हैं किस रूप में, 5 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ध्यान दीजिएगा, जो मल्टीप्लीकेशन में नंबर्स होते हैं ना उन्हें एक टर्म माना जा सकता है। यहाँ पे ये एक टर्म है और ये एक टर्म अलग है। ठीक है, 5 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 को 13 गुना 1 लिख देंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगा, जहां तक हमें उम्मीद है कि 13 को अगर 13 गुना 1 लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही बात है, कोई समस्या नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले टर्म और इस वाले टर्म, दोनों टर्म में से 13 को ही कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा इधर, 5 गुना 11। ठीक है, और प्लस यहां से 13 जब हम कॉमन ले लिए हैं
तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल एक। इतना में से 13 को कॉमन लिए तो 5 × 11 बचा, और इतना में से 13 को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, एक बचा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको 13 ही रहने देंगे, 13 को बाहर रहने देंगे गुना में, 11 बचे 55, प्लस एक कितना हो जाएगा, 13 × 56। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजिंग 56। ठीक है, यानी 56 का अभाज्य गुणनखंड। 56 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 56 का अभाज्य गुणनखंड इधर हम साइड में कर लेते हैं। 56 कितना से लगेगा, 2 से, 2 बार में ये हो जाएगा 16, 8 बार में, फिर 2 से 1 4, 2 से ये हो गया आपका 7, 7 से 1। तो 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 2 3, 2 का पावर 3 गुना 7, 2 का पावर 3 गुना 7। यानी इस कंडीशन में जो हमारा नंबर है वो आएगा 13 × 2 का पावर 3 गुना 7। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं क्या, कि 2 के पावर 3 गुना 7 गुना 13। तो जो दिया गया संख्या है, जो दिया गया संख्या है उसे हम किस रूप में लिख दिए, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म, इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। ओहो, इट इज, इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यह अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, गुणनफल के रूप में है। अतः, अतः यह भाज्य संख्या है। इंग्लिश में क्या लिखिएगा, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएगा ये, कंपोजिट नंबर। यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये पहला क्वेश्चन हम बना दिए आप लोगों को बहुत अच्छे से, उम्मीद करते हैं समझ में आया है। जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें 2 टर्म है, एक ये और एक ये, दोनों में से 13 हम दोनों में से 13 को कॉमन ले लिए, तो 5 × 11 प्लस 1 बचा। इनको गुना करके एक नंबर ले आइए, फिर उसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए ना, तो पता चलेगा कि जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 13 गुना 2 का पावर 3 गुना 7 आया। इसका मतलब ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है, अतः ये भाज्य संख्या है। जो जिसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो कंपोजिट नंबर ना है, तो हम तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में इसे लिख दिए, इसलिए क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्लियर है। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अपने से बनाएं। इस क्वेश्चन को, इसमें क्या करना है, इसमें देखिए ये एक टर्म अलग है यहाँ तक, और ये एक टर्म अलग है। दोनों टर्म में 5 को क्या कीजिएगा, आप लोग कॉमन ले लीजिएगा, लिया जा सकता है। दोनों टर्म में से 5 को कॉमन ले लेना है, और जो बचेगा उसको गुना करके और जोड़ देना है, मतलब जोड़ घटाव गुना जो भी है करना है करके, और फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा। बन जाना चाहिए, छोड़ दे, ये भी HW हो जाएगा। छोड़ देते हैं, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, हार्ड रहता तो हम खुद ही बना देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया आप लोग का। कुछ स्पेशल प्रोडक्ट है, रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। रिजल्ट ये है कि कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं आप, कोई भी 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। कहने का मतलब है कि एक है 18 और एक है 12, 2 संख्या है 18 और 12। अब इन दोनों का अगर HCF देखा जाए, HCF, तो 18 12 का HCF हो जाएगा 6, ठीक है, और LCM की बात की जाए तो हो जाएगा 36। HCF कितना आएगा, 6, और LCM आएगा 36। जब आप गुना कीजिएगा 18 × 12, इधर गुना कीजिएगा LCM × HCF, तो दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक है।
12 8 96, 6 बच गया 9, 12 और 9 21, 216। ये 66 36 18 और 3 21, ये दोनों आपस में बराबर आया ना। तो यही कहा जा रहा है कि एक इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आता है। ठीक है, और किसी भी दो नंबर के लिए ये मान्य है, लेकिन दो ही नंबर के लिए, दो से ज्यादा नहीं। ठीक है, ध्यान देना है कि द एबव रिजल्ट इज ट्रू फॉर ओनली टू नंबर्स, दो नंबर से ज्यादा के लिए ये ट्रू नहीं है। ठीक है, उपर्युक्त उपर्युक्त परिणाम केवल उपर्युक्त परिणाम केवल दो संख्याओं दो संख्याओं के लिए दो संख्याओं के लिए मान्य है, दो संख्याओं के लिए मान्य है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जिस टाइप का हम क्वेश्चन अभी बनवा देंगे उस टाइप का क्वेश्चन आगे आएगा तो हम उसको जो है होमवर्क दे देंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, और होमवर्क बनाया कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा कि ये क्वेश्चन बना दीजिए सर फिर से, तो अगले क्लास में जब हमको मतलब लगे कि हाँ ये क्वेश्चन इस क्लास में करवा देना चाहिए तो हम उसमें करवा देंगे। ठीक है, देखिए दिया गया है किसका, एचसीएफ 252 और 594 का कितना 18, और एलसीएम इसका निकालना है। एलसीएम हमें क्या करना है, निकालना है। तो सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे लेट ए इक्वल 252 एंड बी इक्वल 594। हिंदी में बोलेंगे माना कि ए बराबर 252 तथा बी बराबर 594। ठीक है, एच सी एफ दिया हुआ है ना, एच सी एफ कितना दिया हुआ है 18, और एल सी एम हमें निकालना है बाई रूल। हिंदी में क्या लिखेंगे, नियम से। नियम से, नियम क्या कहता है कि ए इंटू बी इक्वल एच सी एफ इंटू एल सी एम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एच सी एफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स, हो जाएगा ना। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 252 गुना बी का वैल्यू 594 बराबर एच सी एफ कितना है 18, और एलसीएम तो हमें निकालना ही है, एलसीएम हमें क्या करना है, निकालना है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को गुना करके बहुत बड़ा संख्या लाइएगा तो आपका टाइम बर्बाद होगा, ज्यादा गुना नहीं करना है, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 18 को इधर डिवाइड में लाएंगे, 252 गुना 594 और बट्टा में आ गया आपका 18 बराबर एल सी एम। ठीक है, इसको काटते हैं, 9 से कटेगा क्या, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 7 9 8 72। ठीक है, फिर इसको 2 से काट दो, 14 14 दूनी 28, यानी कि हमारा एल सी एम बराबर हो गया क्या 14 गुना 594, 14 गुना 594, एल सी एम बराबर 14 में 4 से 14 चौको 56, 56 का 6 बच जाएगा 5, और 14 में 9 से गुना करेंगे तो 126, 126 और 5 131 का 1 बच जाएगा 13, 14 5 70 और 13 8316, एलसीएम आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, कहने का मतलब कि तीन ही चीज ना है, एगो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, और एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। चारों में रिलेशन पता ही है, रिलेशन पता है तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत है, क्लियर है। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई हार्ड है नहीं इसमें। चलते हैं आगे, बस इतना ही समझाना था आप लोग को, बस हो गया यहाँ से स्टार्ट आपका। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम ये सब जो समझाए हैं वो ध्यान रखिएगा। कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर तभी कहलाएगा जब उसे हम इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, या फिर कोई भी भाज्य संख्या तभी भाज्य संख्या कहलाएगा जब उसे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है।
और प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो उसको लिख के दिखाना है। आपको जो है अभाज्य संख्या और गुणनफल के रूप में लिखना सिखा दिए हैं इसमें, ये वाला अपने से लिख लीजिएगा। और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, आज हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। खत्म क्या करना है, हम सब थोड़ी बताना पड़ेगा हमें, हम आप पता चल गया है कि आप लोग समझदार हो, समझ गए हो, ठीक ना। हमें 140 को इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखना है, हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है क्योंकि ये भाज्य संख्या है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 7 0, 2 से ये हो जाएगा 3 5, फिर 5 से ये हो गया 7, यानी कि 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 का पावर 2 गुना 5 और गुना 7 हो गया आंसर। बहुत इजी है, बस ऐसे ही लिखते जाना है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये भी आप लोग खुद से 156 खुद से, ये वाला खुद से, ठीक है। HW नेक्स्ट, इहो इजी है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा कमेंट लिख लीजिएगा नीचे कि ये क्वेश्चन नहीं बना था सर, बना दीजिए। ये भी आपका खुद से बन जाएगा। HW 5005, मतलब इसमें पूरा ये तो बन ही जाना चाहिए। खुद से। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का हम एक बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। पहले तो इसका HCF और LCM निकालना है, हमें HCF और LCM निकालना है। HCF और LCM निकालने के बाद हमें दिखाना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर HCF, प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, यानी कि दो संख्या गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं के HCF तथा LCM का गुणनफल। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे दोनों का, ठीक है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सॉल्यूशन क्या है, 26 और या फिर एंड क्वेश्चन में 91 फैक्टराइजिंग बोथ नंबर, दोनों नंबर को हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या होगा, करेंगे तो 26 का करेंगे 2 से 13, 13 से 1, ठीक है। 2 से लगाएंगे 13 बार में कटेगा, फिर 13 से एक ही बार में कट जाएगा। और 91 का लगाएंगे कितना से, 7 से कट जाएगा ना ये, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, फिर 13 और 1 हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। 26 इक्वल 2 इंटू 13 और 91 इक्वल 7 इंटू 13। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन मतलब ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन है ना उसको ले लो। तो कॉमन इसमें क्या है, कॉमन तो केवल 13 है, दोनों में, दोनों में कॉमन क्या है 13। तो HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हो जाएगा आपका 13,
और LCM जो है वो हो जाएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो छोटा मल्टीपल जो जिससे दोनों मतलब जो दोनों संख्याओं से कट जाए। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो कॉमन होता है ना उसे एक बार लिखते हैं, जो कॉमन होता है उसे एक बार, अब बाकी सबको सम्मिलित करेंगे, मतलब एक बार 13 लिख दिया तो ये वाला 13 भी आ गया और ये वाला 13 भी आ गया, बच गया गुना में 2, और फिर गुना में ये 7, कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, और 26 को 7 से गुना करना है तो 42 का 2 बच गया 4, 7 दूनी 14 4 18 182। ये आ गया आपका एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर एचसीएफ इनटू देयर एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू यानी कि बराबर दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का पहले हम गुणनफल निकालते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर बराबर नहीं है तो समझिए कि बनाने में कहीं ना कहीं गलती हुआ है। दोनों संख्या कौन कौन सा है, एक है 26 और एक है 91। कितना आ रहा है, 26 और 91 का गुना करने पर 26 और 91, 6 2 एकम 2 9 छक 54 2 56, 56 का 6 बच जाएगा 5 9 दूनी 18 5 23, 2366, 2366। प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स कितने आ गए 2366। और अब हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम का गुना निकालना है, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश लिख लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, ठीक है, HCF तथा LCM का गुणनफल क्या आएगा, HCF और LCM का गुणनफल, तो HCF आपका है 13 और LCM है आपका 182। गुना करेंगे 13 दूनी 26 का 6 बच गया 2, और 13 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 24 का 4 104, 104, और 13 दूनी 26 करके दो जो कैरी बचा हुआ था 104 106, 106 का 6 बच जाएगा 10, 13 कम 13 और 10 23, 2366, दोनों बराबर आ गया। तो लिखेंगे कि वेरीफाई हो गया, ठीक है, वेरीफाइड, हेंस यानी कि अतः प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। यहाँ पे जगह नहीं है हिंदी लिखने के लिए, हिंदी अपने से लिख लीजिएगा। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं के HCF तथा LCM का गुणनफल हो गया। ये सत्यापित, हिंदी में लिख लीजिएगा सत्यापित और इंग्लिश में लिख लीजिएगा वेरीफाइड। ये हम सत्यापित कर दिए। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, आपको बनाने आया? क्या आप लोगों को HCF और LCM निकालने आता है? एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हम इसमें जो है ना मेनली फोकस करते हैं ये सिखाने पर कि HCF और LCM निकलता कैसे है फैक्टराइजेशन मेथड से। बाकी जो क्रियाक्रम है वो पिछले चैप्टर में पिछला क्वेश्चन में आप देख लिए, ये यही सब काम करना है हर एक क्वेश्चन में, सेम टू सेम सब काम करना है। पहले HCF और LCM निकालेंगे और फिर गुना करके दिखाएंगे। तो गुना करके दिखाने वाला काम आप कर लीजिएगा। पहले आप सीखिए कि HCF और LCM निकलता कैसे है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, 2 से 2 बार में 5 और 5, फिर 3 से लगेगा क्या, हाँ 3 से लग जाएगा 8 5, फिर 5 से लगेगा 17 बार में, 17 से लगेगा 1 बार में। ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा सबसे पहले। फिर यहाँ पे 92 की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका 2 से 4 6, फिर 2 से 2 3, फिर 23 1। अब लिख दीजिएगा यहाँ पे 510 बराबर 2 गुना 5 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और 92 की बात की जाए तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 23, यानी कि 2 का पावर 2 गुना 23।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, HCF लिखते समय लोएस्ट पावर को ध्यान देना है। HCF लिखते समय लोएस्ट पावर और LCM लिखते समय हाईएस्ट पावर, दो बात, एक बात हो गया ये। दूसरा बात, HCF लिखने के लिए कॉमन चेक करना है और LCM अगर कॉमन नहीं भी है तब भी उसको गुना करना है। तो HCF लिखने के लिए कॉमन कौन है दोनों में? 2, और कोई तो कॉमन है नहीं। और 2 का भी पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे पावर 2 का 1 है, तो लोएस्ट पावर लेंगे HCF के लिए। तो यहाँ पे हमारा HCF आ जाएगा कितना? 2, क्योंकि एक ही है कॉमन, बाकी कुछ तो कॉमन है ही नहीं। लेकिन LCM के लिए हाईएस्ट पावर उठाएंगे, मतलब 2 का पावर यहाँ 2 है तो 2 का पावर यहाँ पे 1 है, तो हम ये वाला उठा लेंगे। 2 का पावर 2 गुना 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, तो 3 को लिखना है LCM में। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो 5 लिखिएगा गुना में, ठीक है। 17 यहाँ पे है, नीचे नहीं है, तो 17 गुना में होगा। और 23 नीचे है, ऊपर नहीं है, फिर भी 23 को गुना में लिखना होगा। यह है LCM निकालने का तरीका। यानी LCM में सबको गुना करते हैं, कॉमन रहेगा तो एक ही बार, मतलब एक ही चीज ऊपर भी है और नीचे भी है तो एक बार लिखेंगे, ठीक। दोनों बार नहीं लिखेंगे, और दोनों में अलग अलग है तो उन सबको गुना करेंगे। तो ये है HCF निकालने का तरीका और ये है LCM निकालने का तरीका। और बाकी आगे का तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है, गुना करना है दोनों संख्याओं का, और HCF LCM का गुना करके इस तरह से बनाते चले जाना है। तो ये भी आपको अभी पूरा नहीं बना, ये बाकी का जो ये काम है वो आपका HW है, सेल्फ अपने से करना है। देखिए मैथमेटिक्स में हम पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन यहीं आपके सामने कर दें, आप मूवी की तरह, सिनेमा की तरह आराम से देख लीजिए, तो इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, बनाने आपको नहीं आएगा, ठीक है। आप अपने से बनाइए, नहीं बनेगा तो हम बोल तो रहे हैं कि हम आपको जो है इसका सोल्यूशन फिर से करके देंगे। यदि आप कमेंट में कर दीजिएगा, क्वेश्चन लिख दीजिए कि ये क्वेश्चन सर नहीं बना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ही डाल दीजिएगा, एनसीईआरटी का ही तो है क्वेश्चन, ओल्ड एनसीईआरटी अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, उसमें हम बता देंगे। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपका HW है, घर से बना के लाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी घर से बना के लाना है। नेक्स्ट आ जाते हैं इस पे। इसमें 3 संख्या है ना, और तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF और LCM ज्ञात करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्यूशन क्या है? क्वेश्चन 12, 15 एंड, या फिर और 21। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी हम क्या करने वाले हैं? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? 12 का कितना से लगाएंगे? 2 से, 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में कट जाएगा। और 12 के बारे में यहाँ पे हम लिख देंगे कि 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 2 के पावर 2 और गुना 3। 12 के बारे में हो गया। फिर 15 के बारे में वही काम कीजिए, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 3 से लगेगा 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। तो जो हमारा 15 है वो है 3 गुना 5, यानी 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। 21 की बात की जाए तो 21 में 3 से लगाएंगे 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में, यानी जो हमारा 21 है वो है 3 गुना 7, मतलब 3 का पावर 1 गुना 7 का पावर 1, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे लिखना है LCM और HCF, LCM और HCF, तो HCF में बताए हैं कि केवल कॉमन देखना है। कॉमन कौन है? 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 3 का पावर 1 यहाँ पे, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, 3 तीनों में है। और कुछ कॉमन है ही नहीं, बस 3 ही तो है तीनों में कॉमन, तो हमारा हो जाएगा HCF 3। LCM में जो कॉमन नहीं है, जैसे देखिए 3 तो तीनों में कॉमन है, तो एक बार 3 लिख लिए तो सोचिए कि समझिए कि सब वाला काम हो गया। बच क्या गया? 2 का पावर 2 गुना में लिखना है, और क्या बचा? 5 और फिर गुना 7, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7, ठीक है। गुना करेंगे ये पांचों को 20 और 20 तिहाई 60, 7 42, 420 हो जाएगा आपका LCM, और 3 हो गया आपका HCF। इस तरह से सॉल्यूशन करना है इसका, ठीक ना।
एलसीएम और एचसीएफ 3 नंबर का है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 संख्याओं का भी बनाने आ गया आप लोग का। इसी तरह से इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपका हो गया यहाँ पे HW। ये हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट, 8, 9 और 25। 8, 9 और 25, तीसरा क्वेश्चन 8, 9 और 25 HW। अगला, अब हो गया तीसरा, अब चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी हम शुरू में ही बनवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में शुरुआत में ही बनवा दिए हैं, लेकिन फिर भी चलिए एक बार और सोल्यूशन करते हैं इसका। देखिए 2 नंबर है 306 और 657, जिसका HCF दिया हुआ है कितना 9, और LCM हमें निकालना है। तो फिर से मान लेंगे, लेट A इक्वल 306 एंड B इक्वल 657। माना कि A बराबर 306 तथा B बराबर 657। हमें HCF भी दिया हुआ है, इसका HCF बराबर कितना दिया हुआ है 9, और LCM जो है वो हमें निकालना है बाई रूल, यानी कि हिंदी में लिखेंगे नियम से। नियम क्या कहता है आपका कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का HCF तथा LCM का गुणनफल। ठीक है, दोनों नंबर कौन कौन सा है, 306 गुना 657 बराबर HCF कितना है 9, और LCM हमें पता ही नहीं है। तो देखिए ये 306 गुना 657 है, ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और ये हो गया LCM। LCM 9 से ही कट जाएगा, 9 तिया 27, 3 बच गया 36, 9 चौको 36, यानी कि 34 गुना 657 बराबर LCM। कुछ नहीं है, LCM का वैल्यू अब लिख देना है, कितना हो जाएगा, 34 से गुना कर देना है किस में, 657 में। 4 से गुना कीजिए 28, 2 20 और 2 22 का 2, 24 और 2 26, 21 का 1 बच गया 2, 15 और 2 17 का 7, 18 और 1 19, 8 3 13 का 3, 9 2 11 12 का 2 2, 22 33 और 8। ठीक है, ये हो गया आपका LCM। इस तरह से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलते हैं आगे। जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है, हमें चेक करना है कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n, क्या 6 टू द पावर n का यूनिट डिजिट एंड विथ द डिजिट 0, यूनिट डिजिट 0 होगा। पूछा जा रहा है कि 6 का पावर n कर देंगे, 6 का पावर n कर देंगे, और n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, यानी कि n का वैल्यू जो है प्राकृत संख्या में से कुछ भी हो सकता है, तो क्या उसका इकाई अंक 0 होगा, इकाई अंक 0 हो सकता है। तो इस बात को प्रूफ करने से पहले आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन जरूरी है। पहले समझिए कि ये बात कहना क्या चाह रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट यदि 0 है, 10 हो, 100 हो, या फिर 120 हो, अच्छा है 430 हो, कोई भी नंबर हो, उसका यूनिट डिजिट अगर 0 है ना, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमें पता चलता है कि उसमें उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 100% जो है शामिल है। 2 और 5 अगर दोनों उसमें इंक्लूड नहीं होगा तो उसका यूनिट डिजिट 0 हो ही नहीं सकता है। कोई भी संख्या है, देखिए अगर 100 के बारे में हम लिखें तो इसका क्या होता है, 2 इंटू 5, एक मिनट, 2 इंटू
2 × 5 यानी 2⁻², इंटू 5⁻²। कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों का शामिल होना 100% जरूरी है। 2 और 5 के में से कोई भी अगर एक गायब रहा उसमें तो उसका यूनिट डिजिट 0 नहीं हो सकता है। अभी तो ये हो गया 10 और 100 का। 120 के बारे में चेक कीजिए, देखिए 120 वाला में भी 2 और 5 100% है। 2 से ये 6, 0, 2, 30, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 15, फिर 3 से लगेगा तो ये 5। देखिए फाइनली 5 और 2 100% आना ही है। 5 और 2 नहीं आया तो उसका यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा। 5 और 2 आ गया तो यूनिट डिजिट 0 होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। 430 के बारे में ऐसे ही करके देखिएगा तो भले और भी नंबर आएंगे उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 और 2 को आना जो है मैंडेटरी है, कंपलसरी है, 100% आएगा। अगर नहीं आया तो उसका यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा। चलिए अब इस पे बात करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि 6⁻n का यूनिट डिजिट क्या 0 होगा, हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इस पे बात करते हैं थोड़ा सा कि 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है। सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट a इक्वल 6⁻n, यानी माना कि a बराबर 6⁻n है, जहां n जो है कोई प्राकृत संख्या है, कोई प्राकृत संख्या है, जहां n कोई प्राकृत संख्या है, जहां n कोई प्राकृत संख्या है, इंग्लिश में वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर। तो आई कैन राइट दिस 2 × 3 का होल पावर n, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे। जैसे x y, जैसे 40 का पावर n है तो इसको हम 4 × 10 का होल पावर n लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक वही वाला रूल यहाँ लगता है। 6 के पावर n है तो इसको 2 × 3 का होल पावर n लिखा जा सकता है। अब देखिए आगे आप लोग पढ़े होंगे कि यदि एक्स वाई का होल पावर n है तो इसका मतलब ये होता है कि x का पावर n इंटू वाई का पावर n, x⁻n इंटू y⁻n। इट मीन्स हेयर वी कैन राइट 2⁻n इंटू 3⁻n। अब आप लोग बताओ कि जो नंबर हमें दिया हुआ था a, उसका अभाज्य गुणनखंड तो हम लिख दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम कर दिए, लेकिन क्या उस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों शामिल है? 2 और 5 दोनों शामिल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए, उस नंबर को ए से डिनोट कर दिए ए, या फिर चलिए पूरा नंबर ही लिख देते हैं। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6⁻n, 2m, द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n इज नॉट इंक्लूडेड। देखिए हमारे यहाँ यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि 2 और 5 के अलावा और कोई हो ही नहीं, और भी कोई हो सकता है, लेकिन इन दोनों को होना बहुत जरूरी था, बट ये दोनों अभी इंक्लूडेड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। वेयर, यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि वेयर m एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दोनों क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर, मतलब m और n में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे m और n में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, तो इंक्लूड नहीं है। हेंस हेंस 6⁻n कैन नॉट इंड विद द डिजिट 0। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं, लिखेंगे कि यहाँ 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का प्रारूप सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, नहीं है।
जहां m एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बात ध्यान रखना है। जीरो नहीं होना चाहिए, m और n में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, सम्मिलित नहीं है। अतः संख्या 6 के पावर n अंक शून्य यानी जीरो पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 5 का ये रहा आंसर, ये सब मिटा देते हैं, उसको उतार लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा इस चीज को। यहाँ पे देखिए, एक बात तो क्लियर है ना कि अगर कोई यूनिट डिजिट किसी नंबर का जीरो है, इसका मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 को इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे तो 2 और 5 इंक्लूड है नहीं, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 3 है, तो 3 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस 5 अगर होता तो ये जीरो से एंड करता, 5 नहीं है इसलिए जीरो पे एंड नहीं करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आप लोगों को हम होम 6 जो है ये आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं, बनाया हुआ है क्वेश्चन है। शुरुआत में हम ऐसा क्वेश्चन समझा दिए हैं, आप लोग बना लीजिएगा अपने से। ये देखिए यहाँ पे एक अलग है और एक अलग है, इसमें से 13 कॉमन ले लीजिएगा, ठीक उसी प्रकार से इसमें बनाइएगा, इसमें से 5 दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, बना लीजिएगा। ये आपका HW है, शुरुआत में ही इसका डिस्कशन हो चुका है, ये HW है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन लास्ट है आपका। यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि 2 लोग हैं, किसी खेत के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अच्छा, खेत के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट द राउंड। सोनिया को 18 मिनट लग जाते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में ऑफ द पाथ। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द सेम पाथ। और वहीं रवि को जो है 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना देर लगता है? 12 मिनट। बोला जा रहा है कि एक बार जब दोनों एक साथ चलना शुरू कर देगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अरे अरे, कोई बात नहीं, तुरंत स्टार्ट करते हैं फिर से। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, वहीं रवि उसी का एक चक्कर 12 मिनट में लगा देता है। वो सर्कुलर पाथ है, ठीक ना, वो जो रास्ता है वो वृत्ताकार है। अब कहा यह जा रहा है कि एक ही पॉइंट से दोनों चलना शुरू करते हैं सेम डायरेक्शन में इधर की ओर। तो एक बार जब चल दिया तो फिर तो आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि एगो ज्यादा फास्ट चल रहा है, एगो स्लो चल रही है। एक फास्ट चल रहा है और एक स्लो चल रही है, तो ये दौड़ते समय आगे पीछे हो जाएंगे। फिर पूछा जा रहा है कि ये दोनों इकट्ठा कब होंगे। ठीक है, इकट्ठा कब होंगे दोनों। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों से डिविजिबल हो, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों से डिविजिबल हो, क्योंकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने की बात की जा रही थी। अब देखो, स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलने की बात हो रही है, इसका मतलब ये वही टाइम होगा जिस टाइम दोनों जो है चक्कर लगा चुके होंगे कंप्लीटली। लेकिन कौन कितना चक्कर लगाया इसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। रवि कितना चक्कर लगाया, सोनिया कितना चक्कर लगाया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मिलना है फिर से कहाँ पे? स्टार्टिंग पॉइंट पे। और फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेगा? तो अच्छा खुद सोचिए, हम लोग को सीधा सोचना चाहिए कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है? 12 मिनट। और उसको एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट। तो वो जो टाइम होगा जब यहाँ पे मिलेंगे, तो भले दोनों अलग अलग चक्कर लगाए होंगे, भले चक्कर दोनों अलग अलग लगाए होंगे, लेकिन मिलेंगे कहाँ पे? स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो इसके लिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढने का जरूरत है जो 12 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए, और वो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, तब ना जल्दी पहुंचेगा। जिसे कहने का मतलब है 12 के मल्टीपल को अगर ध्यान से देखा जाए तो 12 का मल्टीपल एक होता है 12, 24, 36, 48। 18 के मल्टीपल को अगर देखा जाए, 18 के मल्टीपल्स को देखा जाए तो एक होता है 18, फिर 36। तो कहने का मतलब है कि 36 मिनट बाद अगर हम देखेंगे, 36 मिनट बाद, तो रवि 3 चक्कर लगा के स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा और सोनिया 2 चक्कर लगा के स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी। रवि 3 चक्कर लगा के और सोनिया 2 चक्कर लगा के स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी। यानी कि हमने एक ऐसा नंबर ढूंढा जो 12 से भी कट जाएगा और 18 से भी कट जाएगा, और वो नंबर सबसे छोटा होना चाहिए। हालांकि और भी नंबर होगा आगे बढ़ेंगे तो, जो 12 और 18 दोनों से कटेगा।
लेकिन हमें छोटा नंबर चाहिए, क्योंकि जल्दी कब मिलेगा पहली बार वो सोचना है। तो इसी प्रकार के नंबर को ढूंढने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टेक्निकली भाषा में LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक ना, ये देखिए ये दोनों का कॉमन मल्टीपल है, वो भी सबसे छोटा वाला। तो हमें यहाँ पे बेसिकली लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। सोल्यूशन करते हैं इसका। रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय। रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना मिनट है? 12 मिनट। रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। सोनिया को सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना? 18 मिनट। चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं। टू कंप्लीट वन राउंड, टू कंप्लीट वन राउंड, टाइम टेकन बाय टाइम टेकन टेकन बाय टाइम टेकन बाय कौन? रवि। टाइम टेकन बाय रवि कितना है? 12 मिनट। टू कंप्लीट द वन राउंड, टाइम टेकन बाय सोनिया, वो कितना है? 18 मिनट। द टाइम आफ्टर दे मीट ईच अदर एट स्टार्टिंग पॉइंट हिंदी में क्या लिखेंगे? वह समय, या फिर ऐसे दोनों को दोनों दोनों को दोनों को प्रारंभिक बिंदु पर मिलने मिलने में लगा मिलने में लगा समय। हिंदी इंग्लिश में ये लिख लेगा, हिंदी में ये इक्वल टू HCF ऑफ 12 एंड 18। तो HCF कैसे निकालेंगे? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 6, 2 से ये 3, फिर 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 9, 3, 3, यानी 12 बराबर हो गया 2 का स्क्वायर गुना 3। 18 बराबर हो गया 2 गुना 3 का स्क्वायर। तो और HCF नहीं, यहाँ पे LCM लिखना है, LCM। हमें LCM निकालना है, तो LCM के लिए क्या करते हैं? LCM के लिए ज्यादा पावर वाला लेते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 उठा लेंगे, तो इसी में ये भी इंक्लूड हो गया। फिर यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो यहाँ से 3 का पावर 2 उठा लेंगे, ये भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। और हमारा LCM आ जाएगा 2 दूनी 4 आगुना 9, 9 चौको 36। ठीक है, यही है हमारा आंसर। यानी 36 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो क्वेश्चन हम HW दे दिए हैं नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि ये क्वेश्चन बना दीजिए सर, अगले आने वाले वीडियोस में हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ध्यान से अगर लास्ट तक देखे हैं तो आपको एक एक चीज़ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को थोड़ा सा फिर से पीछे करके देखिएगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए लास्ट तक बने रहने के लिए। धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें और बहुत अच्छा नंबर लाया जा सकता है अगर डेली कुछ ना कुछ पढ़ा जाए तब, बस अब्सेंट नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।